गुड इवनिंग क्लास। आइए, जो हम लोग बीपीएससी का जो सीरीज चला रहे थे उस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और कल तक जो हम लोग पढ़ लिए थे उसको हम लोग अब तेज़ी में देखेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं और इन्हीं कम समयों में सारा कुछ हम लोग को पढ़ लेना है, सब कुछ जान लेना है। तो कल तक जो हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले एक छोटा सा मैप हम लोग देख लेते हैं। ये भारत का मैप है और कल तक हम लोगों ने देखा था कि ये बंगाल है। बंगाल को अंग्रेजों ने जीत लिया, हैदराबाद को सहायक संधि से मिला लेगा और इधर मैसूर भी जीत लेगा, इधर मराठा। और यहाँ सिख धर्म के हम लोग परिचय को बता दिए थे। हमारा अंतिम गुरु बच गए थे 10वें गुरु, और जो कि जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, इसको इसलिए छोड़ दिए थे इनको कि इनका जन्म चूंकि पटना में हुआ है और बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं, महत्व रखते हैं। तो आइए देख लेते हैं। 1699 ईस्वी में इनका पटना साहिब में जन्म हुआ। ये गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। सिख धर्म का उदय कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसमें गुरु नानक देव का महत्व क्या रहा और अन्य 9 सिखों का महत्व क्या रहा, ये हम पिछला क्लास में बता चुके हैं। जिनका छूट गया है वो देख लेंगे। आइए गुरु गोविंद सिंह के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये 10वें गुरु हुए, पटना साहिब में इनका जन्म हुआ। और इसमें सौभाग्य की बात यह है कि इनका जन्म बिहार में हुआ, बिहार के पटना में हुआ। सिखों के 10वें गुरु रहे। ये इनके 4 बेटे थे। 4 बेटे से पहले हम लोग जान लेंगे कि इन्होंने पंच प्यारे नाम से एक शिष्यों का एक संगठन बनाया, पंच प्यारे, जिसमें एक कहानी है कि एक भीड़ से जब इनका समर्थक लोग इनके पास आया तो ये भीड़ से 5 सर मांगे कि जो हमको 5 सर चाहिए, जो हमारा सबसे प्रिय है वो हमारे नज़दीक आ जाओ। तो पूरे भीड़ में मात्र 5 व्यक्ति बचा और उन्हीं को ये पंच प्यारे कहें, जिनके काफ़ी करीब थे। उनकी बातों को ये सुनते थे, इनकी बातों को ये पंच प्यारे सुनते थे। 5 पंच प्यारे के साथ साथ इन्होंने 5 ककार चलाया, जो कि 5 ककार सिख धर्म में काफी फेमस हुआ। ये है कच्छा, कंघा, केस, कड़ा, कृपान। इस कृपान को लेकर बीच बीच में काफी बवाल होते रहता है, चर्चाएं में आते रहता है कि इनको एक हथियार रखने का इजाजत क्यों है। तो इनका एक धार्मिक मान्यता है। धर्म के मामले में हमारे यहाँ छेड़छाड़ बहुत कम होता है, तो इनका धार्मिक मान्यता है, शुरू से चलते आ रहा है कि ये 5 चीज सिख रखेंगे: कच्छा, केस, कंघा, कड़ा, कृपान। तो कृपान एक प्रकार का हथियार होता है, छोटा सा हथियार होता है, उसको एरोप्लेन में भी मना नहीं किया जाता है। ऐसे बाकी हथियारों का प्रतिबंध है सार्वजनिक स्थल पर ले जाना, लेकिन इनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो 5 ककार का इन्होंने निर्माण किया। अंग्रेजों से जो मुगल बादशाह थे उनसे इनकी पटरी नहीं खाता था। मुगलों से पटरी अर्जुन देव से ही नहीं खाने लगा। उसके बाद सारे लोग, अपना तेग बहादुर वगैरह भी रहे तो उनका भी पटरी नहीं खाता था। अच्छे संबंध नहीं रहे राजाओं से, जिसके कारण गुरु गोविंद सिंह को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और मुगल बादशाह इनको ठीक करने के लिए, इनको समझाने के लिए, चाहे ठीक करने के लिए अपने बीच बीच में सेना भेजते रहता था कि इसको पकड़ के लाओ, ये हमारा बात नहीं मानता है, इन क्षेत्रों में रह तो रहा है लेकिन हमारा बात नहीं मानता है। और ये कभी लड़ते तो कभी उसको हरा देते, तो कभी खुदे भाग जाते, चाहे अपना एक व्यवस्था बना के रह रहे थे। साथ ही
आप देखेंगे कि एक इसी तरह से मुगल बादशाह एक सेना की टुकड़ी भेजता है और गुरु गोविंद सिंह आपस में जब लड़ते हैं उस सेना के साथ तो ये हार जाते हैं और हारने के बाद भाग जाते हैं सूरत में। वहाँ पर उसी सेना का एक एक जो प्रतिनिधि है वो इनको धोखे से पीछे से तलवार घोंप देता है और इनका मृत्यु हो जाता है। तलवार घोंपने के साथ मृत्यु नहीं होता है, तलवार घोंपता है, इसके बाद वो भाग जाता है और तब इनके पास एक थोड़ा जो भी समय बचता है उसमें इन्होंने दो बातें कहा। पहला बात इन्होंने कहा कि आज से गुरु पद समाप्त हो गया, साथ ही जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब यही गुरु, इसमें जो शिक्षाओं का जो संकलन है इसी को फॉलो करना है, गुरु गोविंद सिंह ने कहा। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि अब गुरु पद समाप्त हो गए, अर्थात सिखों में मात्र 10 ही गुरु हुए, 11वां गुरु नहीं हुआ। राजनीतिक गुरु के रूप में इन्होंने बंदा बहादुर जो कि इनका एक सेवक था उसको नियुक्त किए। बंदा बहादुर सिखों का राजनीतिक गुरु हुआ गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद। बंदा बहादुर योग्य था, अपने क्षेत्र को बचा कर रखा, परंतु जब बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाएगी तो सिख साम्राज्य जो है इतना बड़ा क्षेत्र वो लगभग नेतृत्व विहीन हो जाएगा और नेतृत्व विहीन होने के कारण विभिन्न छोटे छोटे मिल्स में बट जाएंगे। मिल्स मतलब होता है क्षेत्र, मिल्स मतलब क्षेत्र होता है, जिसमें से एक सुकरचकिया मिल्स है। आप नाम याद रखेंगे, थोड़ा सा तो टेढ़ा है लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, सुकर चकिया थोड़ा टेढ़ा है लेकिन एक दो बार आप बोलेंगे तो याद भी जो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सुकरचकिया मिल्स है और यह मिल्स इसलिए विख्यात रहा कि पंजाब का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र को सुकरचकिया मिल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पर बंदा बहादुर का नेतृत्व रहा। बंदा बहादुर के मरने के बाद इसमें बहुत सारे आपके राजनीतिक गुरु आएंगे, जैसे खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, अजीत सिंह, ये सब आपके गुरु होंगे। खड़क सिंह थोड़ा अयोग्य थे, नौनिहाल सिंह भी उसी तरह से थे, अजीत सिंह अपना गुरु पद के लिए मारामारी करते रहे। तो इस प्रकार से गुरुओं के पद का काफी अब संघर्ष हो जाएगा। पहले काफी आस्था और स्वेच्छा से लोग गुरु पद को स्वीकार करते थे और लोग बना भी देते थे। अब इसके लिए संघर्ष हो जाएगा और आप देखेंगे कि इसमें कई लड़ाइयाँ भी होंगी गुरु पद के लिए। और अंतिम जो गुरु है वो है दिलीप सिंह। आप इसमें देखेंगे गुरु गोविंद सिंह के बाद बन गया बंदा बहादुर, फिर बनेगा खड़क सिंह, फिर नौनिहाल सिंह, फिर रंजीत सिंह, अजीत सिंह, ये सब कुछ प्रमुख गुरु बनेंगे और इनके बीच गुरु पद के लिए आपसी संघर्ष भी होता रहेगा। और अंतिम जो गुरु होगा वो दिलीप सिंह होगा। महज 5 वर्ष का बच्चा गुरु पद के लिए नामित किया गया है। इसकी संरक्षिका इसकी माँ है जिंद कौर, इनकी माँ का नाम है जिंद कौर। और यहीं पर अंग्रेज इसके साथ सिख साम्राज्य के साथ झगड़ा करेगा, प्रथम सिख युद्ध करेगा, जिसमें सिखों का जो नेतृत्व है वो लाल सिंह कर रहे हैं और अंग्रेजों का नेतृत्व चार्ल्स गॉफ के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सिख साम्राज्य हार जाता है। हारने के बाद सिखों के साथ संधि होता है और संधि के दरमियान इस पे 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है।
साथ ही इनके क्षेत्रों में अंग्रेज अपने सेनाओं को रखने के लिए इसे राजी करवा लेते हैं। स्थिति ऐसी है अभी सिख साम्राज्य की कि जुर्माना 1.5 करोड़ का है, परंतु इसके पास जमा पूंजी मात्र 50 लाख है। अतः कश्मीर का जो मिल्स है, जो कश्मीर का जो क्षेत्र है सिखों के पास, वह अंग्रेजों को दे देगा ताकि उसका भरपाई कर सके, जुर्माने का भरपाई कर सके। स्थिति ऐसी है। जब द्वितीय लड़ाई होगा, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, तो उसमें होगा कि लॉर्ड डलहौजी इसको अंतिम रूप से पराजित कर देगा, सिखों को, लाल सिंह को लड़ाई होते होते अंतिम रूप से पराजित कर देगा और जिंद कौर को 48 लाख रुपए पेंशन पे आजीवन उसको पंजाब के क्षेत्र से हटाकर दूसरे जगह उसको भेज देगा। साथ ही जो 5 वर्ष का नाबालिग बच्चा दिलीप सिंह है, उसको उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी तेज व्यक्ति था, इसको उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया। जब लंदन ही चले गए तो महारानी विक्टोरिया के संपर्क में आए, उन्होंने इसे ब्लैक प्रिंस कहा, काला राजकुमार। और अंत में जब दिलीप कुमार वयस्क होता है, जब पढ़ लिख लेता है, तो दिलीप कुमार स्वयं सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लेता है। सिखों की ऐसी स्थिति किसी ने नहीं सोचा था। तो खैर इस प्रकार से अंग्रेज इसको अपने कब्जे में कर लेंगे। अब छोटा सा यहाँ पर हमारा बचा हुआ है अवध, इसको भी एक नजर में हम लोग देख लेते हैं। देखिए अवध जो है ना, इसकी स्थापना शहादत खान ने किया। शहादत खान मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त किया गया एक जमींदार टाइप का व्यक्ति था। अवध को सूबा का दर्जा अकबर ने दिया। अब हम लोग अवध पढ़ रहे हैं, ये खत्म, दिलीप सिंह के मैटर के साथ ही समाप्त सिख साम्राज्य। अवध को आप जब पढ़िएगा तो अवध एक परिचय में हम लोग देखते हैं कि इसका स्थापना शहादत खान ने किया। शहादत खान मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त किया गया एक प्रकार का जमींदार था। साथ ही आप इसमें देखेंगे, कहा जाता है कि नादिर शाह जब आक्रमण किया 1739 में, तो शहादत खान थोड़ा टेंशन में रहने लगा और कुछ लोग कहता है कि टेंशन के चलते आत्महत्या कर लिया। इसके बाद का जो राजा बनेगा वो बनेगा सफदरजंग, जो कि आज भी सफदरजंग हॉस्पिटल वगैरह नाम आप सुने होंगे, सब लखनऊ में है, यूपी में है। तो ये अवध में सफदरजंग अगला राजा बनेगा। सफदरजंग के बाद सुजाउदौला के बाद और भी राजा बनेंगे और अंतिम जो राजा होगा वो होगा वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह का बेटा अंतिम राजा हो जाएगा इसमें वाजिद अली शाह, और इसी का बेटा है बिरजिस कादिर। वाजिद अली शाह जो है ये अयोग्य शासक है। लॉर्ड डलहौजी जब शासन व्यवस्था संभालता है तो वाजिद जो अवध का जो क्षेत्र है उसको कोई लड़ाई नहीं करेगा, किसी तरह का कोई तनाव नहीं लेगा और कुशासन के आधार पर अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेगा। जबकि वाजिद अली शाह का बेटा भी है। लॉर्ड डलहौजी ने लाया था एक सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, राज्य हड़प नीति का सिद्धांत, जिसके तहत यह कहा गया था कि जिन राजाओं का बेटा नहीं है अपना, उसका क्षेत्र अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। परंतु वाजिद अली शाह का अपना बेटा है बिरजिस कादिर, इसके बाद भी लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आधार पर उसके क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लेता है, जो कि एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है कि अंग्रेज इस तरह से भी करते थे, कुशासन के आधार पर अपने क्षेत्र में मिला लिया। यही बिरजिस कादिर है जो 1857 के क्रांति में लड़ाई लड़ेगा अपना माँ के संरक्षण में। बेगम मुमताज महल यहाँ से लखनऊ से प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आज आप लोगों ने देखा कि अंग्रेज बंगाल, हैदराबाद, सायक संधि, मैसूर, मराठा, अवध, सिख और अवध
पूरे भारत क्षेत्र पे ये पूरी तरह से कब्जा कर लिए। अब हम लोग कल से देखेंगे इसमें अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां। आखिर जब ये कब्जा किए तो कुछ पैसा उनको दूहना था भारत से, तो यहाँ पर वो नीतियां लाएंगे और फिर उनका गवर्नर जनरल, वायसराय सबको मंगा लेंगे और फिर हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग के लिए छोटा छोटा वीडियो बना देते हैं ताकि आपको और भी चीज़ें पढ़ना रहता है और ये भी देखना रहता है। समय कम है, सारे सब्जेक्ट को देखिए और इसको भी देखिए। थैंक यू।